आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। हमें भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अर्थ मित्रा डॉक्टर जयदीप शर्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विच इज related to one of the important subject financial market and services, FMS, फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। और कई जगह इसको पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, बट दोनों में मोर और लेस हम बात करते हैं इसमें फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इन चार चीज़ों में हम इसमें बात करते हैं। ओवरऑल व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, और इसके अंदर जो तीन पैरामीटर हैं दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो रोल प्ले करते हैं, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर द फाइनेंशियल एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देन फाइनेंशियल मार्केट, यानी वो मार्केट जो जहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डीलिंग होती है, लाइक NSE, BSE, कैपिटल मार्केट, डेप्ट मार्केट, दीज आर फाइनेंशियल मार्केट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पूरे सिस्टम को डील करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो बाइंग सेलिंग में है या फिर लोन की सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, दे आर नोन एज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन चारों के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा सिलेबस इस सब्जेक्ट का घूमता है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सर्विस, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विस से हमारा मतलब क्या है? All those services that facilitate financial transactions, investment and fund management। यानी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, देन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, फंड मैनेजमेंट है, लोन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, दे आर नोन एज फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, दे आर द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो सर्विस एक हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, सर्विस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। हम एक होते हैं हमारे प्रोडक्ट विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, बट सर्विसेज क्या होती हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो what are the some features of financial services? Number one, it is intangible. We cannot be seen or touch. हम किसी को सीन या टच नहीं कर सकते। जैसे पेन है तो पेन को हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, बट बैंकिंग सर्विसेज है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज है, उसको हम सीन या टच नहीं कर सकते। दे आर इंटेंजिबल वन। सेकेंड, कस्टमर ओरिएंटेड, दीज आर बेस्ड ऑन द कस्टमर टू कस्टमर, डिफरेंट हो सकती हैं। प्रोडक्ट हमारा मोर और लेस सेम होता है या कुछ कैटेगरीज होती हैं, बट सर्विसेज पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती हैं। एज पर द पर्सन जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी सर्विस का नेचर चेंज हो जाता है। थर्ड है कंटिन्यूस, दीज सर्विसेज आर कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना दिया और बेच दिया। सर्विस के लिए हमारा एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM हमें प्रॉपरली रखना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसलिए आजकल आप देखते हो कभी भी आप फाइनेंशियल कंपनी से डील करते हो तो दे प्रोवाइड यू द डेडिकेटेड CRM मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है। तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप अपने बैंक के CRM से बात कर सकते हो, जो भी सर्विसेज चाहिए वो आपको वो प्रोवाइड करा के देता है। तो कंटिन्यूस चलता रहता है। कभी मुझे बैंक स्टेटमेंट लेनी है, कभी मुझे पैसा डालना है, कभी निकालना है, कभी चेक बुक किसी को करानी है, कभी कोई लोन लेना है, कभी कोई इंक्वायरी करनी है। तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस हमारा रिलेशनशिप चलता है इसके द्वारा। फोर्थ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है फाइनेंशियल सर्विसेज भी। तो आप देखते हो कि सारी सर्विसेज आपको मोबाइल के बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, टेक्नोलॉजी ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू मिलने लगी हैं। ठीक, सर्विसेज वैसे ही हैं बट टेक्नोलॉजी उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। पहले हम हर काम के लिए बैंक में जाते थे, बैंक ब्रांच विजिट करते थे, बट आजकल हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से घर बैठ करके भी इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से अपनी वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो व्हाट आर द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, या कौन कौन सी रेंज है, कौन कौन सी टाइप्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसकी हम आने वाले टाइम लेक्चर में बात करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग। बैंकिंग इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें आपके लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, ठीक, फिक्स डिपॉजिट कराना है, करंट डिपॉजिट करना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, कोई भी आपको लोन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड है, पर्सनल लोन लेना है, तो सब तरह के सर्विसेज को हम किस में लेते हैं? बैंकिंग सर्विसेज। ठीक, तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बैंकिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होना
जरूरी है। एक अच्छी बैंकिंग सर्विसेज होगी तभी वो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सेकंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क प्रोटेक्शन के लिए लिया जाता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोज कंपनी विच प्रोवाइड द इंश्योरेंस दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल कंपनी। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे यहाँ पे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, तो उनकी सर्विसेज भी किस में आती है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस सर्विसेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हमारी क्या होंगी, हमारी स्टॉक मार्केट है या म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हेन समवन पुट देयर मनी फॉर द फ्यूचर पर्पज। ठीक, तो फ्यूचर पर्पज के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं लाइक स्टॉक मार्केट, एनएससी या बीएससी है, जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक, म्यूचुअल फंड हैं, ठीक, तो दीज सर्विसेज आर नोन एज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। फोर्थ वन इज द वेल्थ मैनेजमेंट। आजकल एक नई सर्विसेज निकल के आई, दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या किया जाता है कि जो एचएनआई है या जिसके पास एक सफिशिएंट फंड है, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कि उनका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर उनका पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उसका टाइम टू टाइम पे इवेल्युएशन किया जाता है। दैट इज नोन एज वेल्थ मैनेजमेंट। तो आजकल एक नई पोस्ट आ गई है, दैट इज वेल्थ मैनेजर। ठीक, तो ये भी हमारे लिए, तो पोर्टफोलियो को प्लानिंग करना, उसको बनाना, उसको इवेल्युएट करना, ये सारा काम किस में रहेगा, हमारा वेल्थ मैनेजमेंट। तो आजकल बैंक एक प्रॉपर एक अलग से पोस्ट हायर करने लगे हैं, दैट आर वेल्थ मैनेजर, जिसका काम है कि जो सफिशिएंट मनी वाले पर्सन है, एचएनआई पर्सन है, उनके वो पूरा इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज लीजिंग एंड हायर परचेज। तो दीज आर आल्सो टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हम ज़्यादा इसको डील इसलिए नहीं करते क्योंकि दे आर मेनली यूज बाय द बिजनेस टू बिजनेस, B2B सर्विसेज हैं। तो अगर मान लो मेरा कोई बिजनेस है और उसके लिए मुझे कोई बड़ी मशीन चाहिए जो 1 करोड़ की आती है या 10 करोड़ की आती है, और मेरे पास उतना फंड नहीं है कि मैं उसको खरीद सकूं, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी मशीन को लीज पे ले सकते हैं। ठीक, तो उसको बोला जाता है लीजिंग। तो लीजिंग में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो अपनी मशीन को खुद ना खरीद के उसको कंपनी से किराए पे ले लेते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, इसलिए उसको लीजिंग बोलते हैं। 5 साल 10 साल के लिए उसको और रेंट पे ले लिया जाता है और उसको यूज करके हम धीरे धीरे रेंट चुका सकते हैं। तो लीजिंग इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। हायर परचेज भी उसी से रिलेटेड है। हायर परचेज में क्या होता है, हम एक साथ पूरा पैसा नहीं करके थोड़ा थोड़ा पैसा किराए के रूप में चुकाया जाता है। तो इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले चैप्टर में, लीजिंग एंड हायर परचेज। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन कौन सी हमने बात की, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज एंड लीजिंग एंड हायर परचेज। ठीक, आने वाली क्लासेज में हम इनके ऊपर डिटेल में 1 by 1 बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाई दीज आर सो इम्पोर्टेंट। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फाइनेंशियल सर्विसेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप जीडीपी भी उठा के देखेंगे कंट्री की, तो उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आज के टाइम में आता है फाइनेंशियल सर्विसेज से, जिसमें मेनली आता है बैंकिंग से और इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक, तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। नंबर 1 इम्पोर्टेंस क्यों है ये, इट प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हमें प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सर्विस की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होना जरूरी है। अगर मान लो आप किसी देश में फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, लोन की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लग पाएंगे, वहां पे इंडस्ट्री भी नहीं सक्सेस हो पाएंगी। ठीक, सेकंड, इट मोबिलाइज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। किसी भी इकोनॉमी की सक्सेस के लिए जरूरी है कि वहां के पर्सन, वहां की पब्लिक सेविंग करे और उस सेविंग को वो कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करे और उस पैसे को फिर इंडस्ट्री को लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए जो मोबिलाइज करना है सेविंग का, तो मान लो किसी पर्सन के पास 1,000 रुपए की सेविंग होती है हर महीने, कोई 5,000 करता है, कोई 10,000 करता है। अगर वो बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती, फाइनेंशियल सर्विस नहीं होती, तो वो पैसा उनके घर पे ही रखा रहता है या वो कंज्यूम कर लेते। बट बैंकिंग सर्विस क्या करती है, उस थोड़ी थोड़ी सेविंग को मोबिलाइज करती, इकट्ठा करके उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में बैंक के पास वो पैसा आ जाता है या इंश्योरेंस कंपनी के पास वो पैसा इकट्ठा होके आ जाता है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इट फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन, और वो एक कैपिटल का रूप ले लेता है। और वो कैपिटल कहाँ जाती है, फिर बैंक क्या करते हैं, जो हमारा और आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में या एफडी में आया, उसको वो रखते नहीं है,
उसको वो इंडस्ट्री को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि बिजनेस ग्रो करने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए इंडस्ट्री को पैसा मिलता है। तो यानी ये पूरी एक चेन बन जाती है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट बनती है और इन्वेस्टमेंट से वो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। इसके जो नोट्स हैं हमारी डिटेल नोट्स और ये पीपीटी भी लास्ट वीडियोज की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लिक्विडिटी क्या होती है? सिस्टम में लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी इंडस्ट्री को या किसी पर्सन को पैसे की जरूरत हो तो वो इजीली अवेलेबल हो। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, बैंकिंग कंपनीज हैं, ये लिक्विडिटी को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज इट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि मनी की अवेलेबिलिटी है तो बैंक सिर्फ पैसा ही बल्कि प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको अदर सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वो आपको गाइड भी करते हैं कैसे बिजनेस शुरू करना है, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके देते हैं, वो आपको सर्वे कर करके देते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसका प्रोडक्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है ताकि हम उसको यहीं बना के बेच सकें। तो ये सारी सर्विसेज भी बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड करती हैं, विच हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस भी आप इसको बोल सकते हो, इंपोर्टेंस भी बोल सकते हो, या एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक, तो इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हेल्प इन मोबिलाइजिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड लास्ट इट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। तो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। नाउ द सेकेंड पार्ट, जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी फाइनेंशियल मार्केट, अभी हमने बात की फाइनेंशियल सर्विसेज, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल मार्केट। तो मार्केट क्या है हमारा? फाइनेंशियल मार्केट, एज द नेम सजेस्ट, मार्केट मीन्स ए प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स एटसेट्रा आर बाउट एंड सोल्ड। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह या प्लेटफॉर्म, पहले हम जगह बोलते थे क्योंकि वो फिजिकल होता था। जैसे हम देखते हैं सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी क्या होती है? जहाँ पे सब्जी खरीदी और बेची जाती है। ठीक, ग्रेन मार्केट या अनाज मार्केट क्या होती है? अनाज मंडी, जहाँ पे अनाज बेचते हैं और खरीदते हैं। तो जिसको बेचना है वो अपना लेकर के आएगा, जिसको खरीदना है वो वहाँ से ले जाएगा। बट आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ज़रूर नहीं कि वो फिजिकल प्लेस हो, इसलिए आजकल मार्केट की डेफिनेशन में हम प्लेस नहीं बोलते बल्कि हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। यानी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं, आपस में नेगोशिएट करते हैं, डील करते हैं, वो क्या कहलाती है? मार्केट। ठीक, तो वो फ़ोन पे भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है और वो फिजिकल मार्केट के थ्रू भी हो सकती है। तो कोई भी मार्केट क्या होगी? जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं और प्रोडक्ट्स जिससे रिलेटेड है वो उसकी मार्केट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे फाइनेंशियल असेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। फाइनेंशियल असेट्स कौन सी होंगे? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे की हम जहाँ पे खरीदा बेचा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज के बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को, उस प्लेस को या उस प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट जो है, हिस्ट्री यानी कि अभी बनी है, बहुत पुरानी है, वर्किंग बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले भी चल रही है। और यहाँ पे अब देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, जो बिफोर 1900 सेंचुरी से पहले चल रही है। और बट मेनली जो एक्सचेंज में काम होना शुरू हुआ दैट इज पोस्ट लिबरलाइजेशन। पहले जो एक्सचेंज थी वो बहुत लिमिटेड प्लेस पे होती थी, पहले फिजिकल प्लेस पे ही था। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो, जैसे गुरु मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की, अगर आप उसको देखोगे तो स्टॉक मार्केट को वहाँ दिखाया गया था, तो कैसे लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पे आवाज़ें लगा लगा के शेयरों को बेचा और खरीदा जाता था। बट पोस्ट लिबरलाइजेशन जो 1991 में हमारा लिबरलाइजेशन की कंसेप्ट आई थी, एक कंसेप्ट आई थी, आपने पढ़ा भी होगा, LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो वहीं से हमारा ये वर्ड आया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब रूल और रेगुलेशन जो है वो काफ़ी लिबरल कर दिए गए थे, काफ़ी ईजी कर दिए गए, ताकि हम अपने बिजनेस को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, बिजनेस को बढ़ा सकें। तो उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में भी काम बहुत ज़्यादा हुआ और NSE भी उन्हीं दिनों में आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और उसने शुरू की ऑनलाइन ट्रेडिंग। और उसके बाद देश के कोने कोने से लोग जो है ट्रेडिंग करने लगे या फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करने लगे। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफ मार्केट। क्यों मार्केट सेफ है? बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड बाई सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या है हमारा? इट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो जितनी भी कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, ब्रोकर हो, दे आर रेगुलेटेड बाय द सेबी।
तो सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है अगर मैं कोई नई मार्केट शुरू करना चाहता हूँ या नई ब्रोकरेज शुरू करना चाहता हूँ, और उसके जो रूल रेगुलेशन है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और सेबी टाइम टू टाइम पे इनको इंस्पेक्ट करता है, सारे रिकॉर्ड चेक करता है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक, तो ये सारा फाइनेंशियल मार्केट में हमारा। देन थर्ड आता है ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम दैट फैसिलिटेट फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। मीन्स देर आर टू पार्टी इन्वॉल्व हेयर। सो ऑन द वन हैंड देर आर सेवर, जो पैसा सेव करते हैं, लाइक यू एंड मी पब्लिक, एंड ऑन द अदर हैंड देर आर इंडस्ट्री विच नीड द मनी। ठीक, तो इनके बीच जो ट्रांजेक्शन होना है वो हेल्प कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है कि फंड्स जो है वो सेविंग वालों से जा करके इंडस्ट्री जिसको रिक्वायरमेंट है उसको पैसा मिल सके। जैसे बैंक कैसे हेल्प करते हैं इसमें? बैंक जो पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करते हैं एज ए डिपॉजिट और उस पैसे को इंडस्ट्री को लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इसी में हमारी जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी यही काम करती हैं। जो आप और हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, पॉलिसी प्रीमियम हम बोलते हैं उसको, प्रीमियम भरना है, प्रीमियम भरना है। वो प्रीमियम क्या है? हमारी सेविंग ही तो है, हम उस कंपनी को देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करके क्या करती है? अपने पास नहीं रखती है, बल्कि उसको वो इंडस्ट्री को लोन के रूप में या सिक्योरिटीज के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यानी पैसा इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? मोबिलाइज हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पब्लिक जो सेव करती है टू द इंडस्ट्री वो रिक्वायर द मनी फॉर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका रोल क्या है? एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंटली अलोकेट होता है, जिस इंडस्ट्री को जरूरत है वहां पे वो पैसा पहुंच जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, बट इस काम में वो रिस्क को मैनेज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं कंपनी को पैसा देना चाहूंगा तो नंबर एक तो लेंगी नहीं वो, दूसरा उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना जरूरी नहीं है। ठीक, और रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बट जब हम फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो उसमें रिस्क जो है वो कम से कम रहता है। थर्ड है फिर नेचर। तो ये नेचर क्या है आज के टाइम में? डायनामिक, इंटीग्रेटेड एंड रेगुलेटेड है। ठीक, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो डायनामिक भी है क्योंकि टाइम टू टाइम पे वो चेंज हो रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट वो चेंज होता जा रहा है। ठीक, इंटीग्रेटेड ऐसा वाला सिस्टम आपस में, इसलिए हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? विच आर हैविंग वेरियस पार्ट बट ऑल पार्ट आर इंटर रिलेटेड। अगर एक भी पार्ट में कोई गड़बड़ होती है तो पूरी मशीन तो बंद हो जाती है। जैसे मशीन को भी हम सिस्टम ही बोलते हैं। तो जैसे गाड़ी का सिस्टम है पूरा, अगर गाड़ी का एक पार्ट भी खराब हो जाता है इंजन का तो पूरा इंजन बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर एक पार्ट भी खराब हो गया, अगर बैंक में गड़बड़ आ गई, बैंकिंग सेक्टर में या इंश्योरेंस कंपनी में या अदर ब्रोकरेज में या जो भी सिस्टम में पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। और आजकल तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें, सारे देशों की इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, तो एक जगह किसी फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आती है एक कंट्री में, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जैसे अमेरिका में हाउसिंग बबल आया, हाउसिंग में प्रॉब्लम आई, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। ये अलग है कि कहीं पे कम असर पड़ता है, कहीं पे ज़्यादा। जैसे इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे कम असर पड़ा था उस चीज़ का, बिकॉज हमारे यहाँ पे आरबीआई ने प्रॉपर रूल रेगुलेशन बना रखे थे, उस वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बट फिर भी ओवरऑल फर्क तो पड़ता है। ठीक, सो स्ट्रक्चर क्या है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का? तो जैसे उन्हें बार बार कह रहे हैं, ये चार चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो फाइनेंशियल सिस्टम में काम करती हैं या तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मेनली कौन कौन सी होंगी? लाइक बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड जो हम इसमें पढ़ेंगे, दैट आर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? यानी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट या सर्विस चलती हैं। जैसे हमने कहा फिक्स डिपॉजिट है, लोन है, इंश्योरेंस है, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी चीज़ डील होती है तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। देन मार्केट, जो अभी हमने बात की, वो मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल सर्विसेज आर ट्रेडेड। ठीक, एंड लास्ट दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाएंगी इस काम को करने के लिए। ये चार वर्ड हमें बार बार बात करेंगे और ये चार ही हमारा सिलेबस भी है। तो कुछ टॉपिक हमारे रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम इनमें बात करेंगे। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंक में क्या से क्या काम होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, लीजिंग कंपनी क्या होती हैं। ठीक,
तो इन सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपना रोल प्ले करती हैं या तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे, तो जो रेगुलेटर है वो भी और जो कंपनीज हैं वो भी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो हमें पता होने चाहिए। शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एफडी कैसे होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन मार्केट, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मार्केट है, एनएससी है, बीएससी है, उसमें कैसे कैसे काम होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या रूल रेगुलेशन है, लिस्टिंग कैसे होती है, डी लिस्टिंग कैसे होती है, कैसे आईपीओ आता है, आईपीओ की क्या प्रोसेस है, ये सारा हम मार्केट में पढ़ेंगे। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हमारी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लीजिंग है, हायर परचेज है, तो वो जो सर्विसेज हैं फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, वो सारा भी हम पढ़ेंगे। तो ये चारों पार्ट हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। यानी हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हैं, और मार्केट की बात करते हैं, और सर्विसेज की बात करते हैं। और ये हमारा इसमें पूरे सिलेबस का कंटेंट भी रहने वाला है। तो कुछ टॉपिक हम इन सब के बारे में धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम क्या हो गया, एक सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड है, जो जुड़ा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम पैसे की मोबिलाइज करके उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। इस पहुंचाने की प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आती है, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम। और किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए उसका एक साउंड, एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम होना जरूरी है। अगर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है तो कंट्री इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती है। सो नाउ फाइनेंशियल मार्केट में हमने जैसे बात की, अब हम प्रोडक्ट का, हम सर्विसेज की बात कर चुके हैं, मार्केट की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द मार्केट। तो मार्केट को हमने पढ़ा था कि एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, दो तरह की मार्केट की हम इसमें बात करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, एक हमारे डेप्ट रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो जो डेप्ट रिलेटेड प्रोडक्ट जहाँ पे डील करे जाते हैं उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। सो मनी मार्केट, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो कि अप टू 1 ईयर होते हैं, वहाँ पे उनको डील किया जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट है हमारे ऐसे बनाए जाते हैं, जो हम डिटेल में बात करेंगे, जिसके लिए थोड़े टाइम के लिए जो हम पैसा डील करते हैं। तो वो प्रोडक्ट जहाँ पे डील होते हैं वो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। इसके फीचर क्या है, हाई लिक्विडिटी है और लो रिस्क है। यहाँ पे जो मोनली प्रोडक्ट डील होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स हैं, वो यहाँ पे डील होते हैं। तो वो क्या होते हैं, हाई लिक्विड होते हैं और लो रिस्क होता है उनमें, ठीक। और इसके पार्टिसिपेंट मेनली कौन होते हैं, आरबीआई, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली आप सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये क्या होती है, B2B मार्केट है। इसलिए हम ज़्यादा सुनते नहीं इसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में, क्योंकि इसको बेचने वाले भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और ख़रीदने वाले भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। बट और इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो ट्रेड होता है वो करोड़ों अरबों रुपए में होता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक को खरीद बेच रहा होता है प्रोडक्ट, या आरबीआई जो है बेच रहा होता है, बैंक खरीद रहे होते हैं, तो या बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट इसकी मेजर कंडीशन क्या है, शॉर्ट टर्म फंड जो अप टू 1 ईयर का यहाँ पे डील होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने आज भी बात की, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसमें होती है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी के द्वारा, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है, ओवरनाइट होती है। इवन बैंक जो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी पैसा एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि हर बैंक को क्या करना होता है, कुछ मेंटेन करना होता है, CRR और SLR जो हम आगे बात करेंगे। हर बैंक को एक मिनिमम SLR या CRR का बैलेंस रखना होता है। तो मान लो किसी बैंक के पास पैसा शॉर्टेज पड़ रहा है, लिक्विडिटी, तो वो इवन 1 नाइट के लिए या 2 रात के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी पैसा ट्रेड करती हैं। वो सारा ट्रेड कहाँ पे होता है, हमारा मनी मार्केट में। उसको बोला जाता है कॉल मनी। ओवरनाइट फंड भी हमारा डील होता है। तो इसमें मेनली जो कंपनीज इन्वॉल्व है वो कौन सी होती हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बैंक है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, NBFCs है, वो आपस में डील करते हैं। और इसमें टिकट साइज भी कंपेरेटिवली बड़ा होता है, आम पब्लिक इसमें डील नहीं करती है। देन इसमें एक नया वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मर्चेंट बैंकर। आजकल एक आप स्टूडेंट के लिए तो और बेनिफिट है, आजकल आप मर्चेंट बैंकिंग में जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग इज द वन ऑफ द ग्रोइंग सर्विसेज है जो फाइनेंशियल सिस्टम में काम कर रही है, ठीक।
तो मर्चेंट बैंकर क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड इशू मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये क्या है? नॉर्मल बैंकिंग सर्विस नहीं करते हैं। नॉर्मल बैंक का काम क्या होता है? पब्लिक से पैसा लेना और उसको आगे लोन के रूप में देना। बट हालांकि नाम में बैंक जुड़ा है, बट ये काम मेनली क्या करती हैं? एक तो कोई भी इशू मैनेजमेंट क्या होता है? जितने भी आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ आते हैं, फाइनेंस फंड पब्लिक ऑफर, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसको डील करती हैं। तो पब्लिक ऑफर लाने के लिए जो भी सारी प्रोसेस होती है वो कौन करता है? मर्चेंट बैंकर। प्लस कोई भी मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है, बेच रही होती है, उस काम को करने में भी ये हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर। और एडवाइजरी सर्विस करना है, किसी कंपनी को कोई एडवाइस देना है, हेल्प करना है, वो सारा काम इसमें रहता है। ठीक, तो फंक्शन क्या हो गया? मैनेजिंग पब्लिक इशू, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग क्या होती है? मान लो कोई कंपनी इशू लेकर के आ रही है 100 करोड़ का, तो एक रूल होता है सेबी का, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन 90% से कम रहा तो हम उस इशू को पूरा नहीं कर सकते। मान लो मैंने 100 करोड़ के शेयर इशू किए और पब्लिक ने सिर्फ 80 करोड़ के शेयरों के लिए अप्लाई किया, तो मुझे वो सारा प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में काम आती है हमारी अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या होती है? अंडरराइटर इस बात की गारंटी लेता है कि अगर लोगों की एप्लीकेशन कम आई तो वो बचे हुए शेयर अंडरराइटर खरीदेगा। तो मान लो मैंने 100 करोड़ का शेयर इशू किए, उसको मैंने अंडरराइट करा लिया और एप्लीकेशन आई सिर्फ 50 करोड़ शेयरों के लिए, तो बाकी 50 करोड़ शेयर जो है वो अंडरराइटिंग को खरीदने पड़ेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है कंपनी को? उसको अश्योरेंस हो जाता है कि मेरा आईपीओ जो वो सक्सेसफुल होगा। या तो पब्लिक उस शेयर को खरीद लेगी सारों को, और अगर कुछ शेयर बचे तो वो अंडरराइटर खरीद लेगा। ठीक, तो आज की डेट में अंडरराइटिंग सर्विसेज भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस है, और ये भी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? मर्चेंट बैंकर के द्वारा। देन पोर्टफोलियो मैनेज करना, बड़े बड़े क्लाइंट का, कंपनीज का, वो सारा ये करता है, एंड इट डन एज पर कंप्लायंस विद द सेबी नॉर्म। तो मर्चेंट बैंकर भी आजकल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अंडरराइटिंग हमने ऑलरेडी जैसे बात की, तो अंडरराइटिंग क्या है? वही जो हम बात कर रहे थे, इट गारंटी टू सब्सक्राइब टू अनसोल्ड शेयर इन एन इशू। तो ये गारंटी लेते हैं कि जो भी शेयर बच गए, अनसोल्ड बच जाएंगे, उनको वो सब्सक्राइब करेगा। कौन करेगा? अंडरराइटर। अब कहोगे वो क्यों करेगा? तो उस काम के बदले वो क्या लेता है? अपने फीस लेता है, अपने कमीशन लेता है, जिसको बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। तो मान लो 100 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, तो 100 करोड़ पे वो अपनी फीस लेगा। मान लो डिसाइड हुए 5%, तो 100 करोड़ का 5% यानी 5 करोड़ रुपए वो फीस लेगा। उसके बदले वो आपको गारंटी देगा कि अगर को आपका शेयर नहीं बिके तो वो उस शेयरों को खरीद लेगा। तो ये सारा हमारा होता है अंडरराइटिंग में। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया, एक तो ओवरऑल व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, और इन सबको मिला करके व्हाट इज ए ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम। और लास्ट में फिर हमने एक दो जो नई सर्विसेज आई हैं, जैसे मर्चेंट बैंकिंग है, अंडरराइटिंग है, उसको थोड़ा डिस्कस किया। आने वाले वीडियोज में हम इनमें डिटेल में बात करेंगे इन सर्विसेज के बारे में, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल और अपनी राय कमेंट्स में देते रहिए। थैंक यू।